हेलो स्टूडेंट्स, अत्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की कुछ स्थितियों के बारे में। हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनका किरण आरेख बनाया जा सकता है कि भाई अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी है और उसका हम किरण आरेख बनाएं कि भाई कैसा बनेगा और वो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी। आज की वीडियो में हम इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। जब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब से स्टूडेंट्स हमने बताया था किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन, चूंकि यहां पे दर्पण है तो उनसे परावर्तन ही होगा, तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं वह वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब होता है वास्तविक, और यदि ये मिलती प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब होता है आभासी। हमने पहले भी आपको बताया है वीडियो में कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह उल्टा बनता है और उसे पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल जो इमेज होती है वो सीधी बनती है और उसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा हमने इससे पहली वीडियो में आपको यह भी बताया था कि भाई प्रकाश किरणें यदि दर्पण के ऊपर अलग अलग स्थानों से जाकर आपतित होती हैं तो उनके परावर्तन का क्या रास्ता होता है, तो हम उसी स्किल का, उसी सिद्धांत का यहां पर अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियों में करेंगे। तो ये तो निश्चित है कि भाई प्रतिबिंब बनेगा तो किरणें आपस में मिलेंगी या मिलती प्रतीत होंगी। तो किरणों के मिलने या मिलती प्रतीत होने के लिए कम से कम दो किरणों का होना बहुत जरूरी है। तो हम अपने किरण आरेख में, डायग्राम्स में दो आपतित किरणों को, दो किरणों को वस्तु से जो चलेंगी उन्हें हम लेकर चलेंगे। कम से कम दो किरणें हैं, ठीक है, तो दो किरणों का होना जरूरी है, इसलिए हम दो किरणों को लेकर चलेंगे। तो चलिए स्टडी करते हैं अलग अलग स्थितियों में दर्पण के सामने जहां वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब हम अनंत की बात करते हैं तो अनंत का मतलब होता है बहुत दूर, फार अवे, बहुत दूर। और जब वस्तुएं अनंत पर हो, जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उससे आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं स्टूडेंट, वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर होते हैं, समांतर किरणें आती हैं। तो इसका मतलब यदि वस्तु बहुत दूर स्थित है अवतल दर्पण के सामने, वहां से प्रतिबिंब वस्तु की किरणें आ रही हैं, तो वो कैसे आएंगी? वो आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये किरण आई, मान लिया सपोज कीजिए एक किरण ये आई है वस्तु से चलने वाली, मैंने कहा था दो किरणें कम से कम दिखानी है, तो एक किरण ये आई है, ये किरण हुआ ए, और ये चूंकि वस्तु बहुत दूर है, ये वस्तु ओ पर आपतित हुई है, यहां पर हम मान लेते हैं ये वस्तु रखी है और ये अनंत है, वहां से किरणें चल के आ रही हैं भाई, है ना। तो क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर होगी। याद कीजिए हमने बताया था जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? उसके फोकस से होकर जाती है। चूंकि ये किरण मुख्य अक्ष से समांतर थी तो ये गई फोकस से होकर, ये किरण फोकस से होकर गई, और हमें कम से कम वस्तु से कितनी किरणें दिखानी है? दो। तो दूसरी किरण भी हम दिखा रहे, मान लिया एक किरण आ गई बी, ये किरण बी आ गई, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, बी है ये किरण, ये ओ डैश पे पड़ी, तो ये भी कहां से होकर जाएगी? आप कहेंगे ये भी फोकस से होकर जाएगी, तो ये भी फोकस से होकर गई। अब आप देख रहे हैं ये किरणें हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर थी और फोकस से होकर गई, और जब फोकस से परावर्तित हुई तो ये एफ पर क्या हो रही है? मिल रही हैं। और हमने कहा था किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर
मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब बनेगा। यदि किरणें वास्तव में मिली हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक। तो हम यहां देख रहे हैं कि किरणें वास्तव में मिल गई हैं, तो प्रतिबिंब की क्या विशेषता हुई भाई इस कंडीशन में? आप कहेंगे जी पहली विशेषता तो ये हुई, प्रतिबिंब वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, उल्टा। और देखिए ये बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र से होकर किरणें आ रही हैं और एक बिंदु पर आकर केंद्रित हो गई हैं, तो यानी वास्तविक है, उल्टा है, बहुत छोटा है। आकार की अगर हम बात करें तो बहुत छोटा है। और कहां बन रहा है ये किरणें, कहां मिल रही हैं? आप कहेंगे ये किरणें फोकस पर मिल रही हैं, तो फोकस पर बनता है, एफ पर बनता है। तो ये बातें आपने देखा कि आपको पता होना चाहिए था कि वस्तु कहां है। हमने कहा वस्तु है अनंत पर, वस्तु है बहुत दूर। अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें होती हैं मुख्य अक्ष के समांतर, और जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमने आपको बताया था कि वो फोकस से होकर जाएंगी। और चूंकि हमने बताया था किरणें बहुत सारी हैं, लेकिन प्रतिबिंब को दिखाने के लिए हमने 2 किरणें ही बनानी होती है, तो हमने कहा था किरणें परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी या मिलती प्रतीत होंगी वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये मिली है फोकस पर, प्रतिबिंब बना फोकस पर। तो यानी प्रतिबिंब पहली कंडीशन हुई वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उल्टे, उल्टा है, और ये वस्तु में बहुत छोटा, क्योंकि बड़े केंद्र से आकर एक छोटे से बिंदु पर आपतित हो गई। वस्तु हमने दिखाई भी नहीं, ये देखो वस्तु मान लिया ये रखी है, ये रही पूरी वस्तु है ना, ये वस्तु है अनंत पे बहुत दूर, और इसे चली है प्रकाश किरणें, ये चल रही है प्रकाश किरणें, ये 2 किरणें चली है, तो ये बहुत छोटे से केंद्र पर आपतित हो गई है। क्लियर? तो पहली कंडीशन आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप देखते हैं कि एक बिंदु पर केंद्रित हो रही ये किरणें। तो सोलर जो चूल्हे होते हैं, जिनमें सोलर कुकर जिन्हें हम कहते हैं, उनमें बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगाया जाता है और बीच में वो बर्तन रख दिया जाता है जिसमें भोजन को पकाना होता है। तो दर्पण के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं और वो फोकस पर रखा होता है बर्तन, तो उसे केंद्रित कर देते हैं फोकस पे, जिसका यहाँ का ताप बढ़ जाता है और सोलर कुकर इस प्रकार से खाना पका देते हैं। इस कंडीशन में इसका यूज होता है। ठीक। दूसरी स्थिति, जब वस्तु सी से परे हो, सी मतलब वक्रता केंद्र से परे स्थित हो, तो आप देखें दूसरी कंडीशन, ये है पी वक्रता केंद्र और ये है एफ, ये वक्रता केंद्र है सी और इन दोनों का मध्य बिंदु एफ, और वस्तु सी से भी परे है। ये हमने एक वस्तु बना दी है कि भाई ये रखी है एक वस्तु। वस्तु को दिखाना होता है तो उसे दिखाने के लिए कि भाई ये इधर से सीधी और इधर से उल्टी है, तो हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा, एक तरफ एरो लगा देंगे, जिधर ये इसका सिर है ये इसकी टेल है ना। तो मान लिया ये ए भी एक वस्तु है, ये हुई। ठीक। अब हम देखेंगे कि क्या होगा। हम केवल शीर्ष से प्रकाश किरणों को चलाएंगे, एक बिंदु से हम प्रकाश किरणों को चलाएंगे और कम से कम कितनी किरणों को चलाएंगे? 2। अब पहली किरण आपने चलाई, क्योंकि इसके सामने से किरणें जा रही हैं दर्पण के, तो वो किसी भी प्रकार से जा सकती हैं। मान लिया पहली किरण ये है, ये गई यहां पर, ये किरण गई भैया। आपने कहा ये तो सर मुख्य अक्ष के समांतर होगी, और मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से होकर जाएगी? आप कहेंगे इसके फोकस से होकर जाएगी, ये गई एफ से होकर। ठीक, इज दैट क्लियर? अब दूसरी किरण भी हमें बी से ही बिंदु से निकालनी है। मान लिया दूसरी किरण ये, अब यहां पर इसकी मर्जी है, आप कोई से कंडीशन से दिखा सकते हैं, ये एफ से होकर गई है, ये एफ से होकर गई है। और अगर एफ से होकर जाएगी तो क्या होता है? अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो आपने कहा था जी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये किरण हो गई मुख्य अक्ष के समांतर, ये किरण हो गई बी। तो देखेंगे, हम पढ़ेंगे अभी, इसे जरा अच्छी तरह समझें। ये एक अवतल दर्पण है, ये पी है, ये इसका सी है, ये उसका एफ है। वस्तु हमने कहा सी से पर है, सी से वस्तु एक वस्तु रखिए ए बी। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणें चाहिए,
तो दो किरणें हम केवल एक ही बिंदु से गुजारे कि भाई जैसी एक बिंदु पे स्थिति वैसी हर एक बिंदु से स्थिति बनेगी। तो हमने एक बिंदु पकड़ लिया बी, वहां से किरणें कम से कम कितनी चलानी है, 2। एक किरण मान लिया मुख्य अक्ष के समांतर गई है, तो आपने पढ़ा है जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो उसके एफ से होकर जाएगी। तो ये देखा एफ से होकर ये आ गई, ये किरण ये आ गई एफ से होकर। एक दूसरी किरण भी चली, मान लिया ये फोकस से होकर चली। आपने पढ़ा है जो फोकस से होकर जाती है तो वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष के समांतर। अब आप देखें कि ये किरण परावर्तित होकर आ रही है यहां से, और ये किरण परावर्तित होकर आ रही है। ये दोनों किरणें मिली कहां से, आपने कहा यह है पॉइंट मिलने का, और ये चली कहां से थी, बी से। तो यानी जो बी बिंदु है वो हमें यहां पर दिखाई देगा, क्योंकि वहां से चलने वाली किरणें यहां मिल रही है, तो यहां पे प्रतिबिंब बन गया। तो ये बी बिंदु यहां पर दिखाई देगा। तो बी बिंदु यहां पर दिखाई देने का मतलब एरो यहां दिखाई देगा, एरो यहां दिखाई देगा तो टेल तो पीछे दिखाई दे जाएगी। ये अब हमने देखा कि ये किरणें वास्तव में मिली हैं, तो प्रतिबिंब कैसा हुआ, प्रतिबिंब की क्या विशेषता हुई, आप कहेंगे प्रतिबिंब हुआ वास्तविक। यहां पर इस कंडीशन में अगर हम प्रतिबिंब की स्थिति देखें तो प्रतिबिंब हुआ वास्तविक, क्योंकि किरणें वास्तव में मिली हैं। ठीक, दूसरा वास्तविक है तो उल्टा। और वैसे भी आपने जब देखा कि ये यहां से चली है और ये बिंदु यहां पे मिल रही है, तो ये बिंदु यहां दिखाई दे रहा है, तो यानी ये उल्टा ही है। तो प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है। ठीक, अब वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये बन रहा है, तो आप अगर नाप के बनाएंगे, माप लेकर बनाएंगे, तो आपको एक्यूरेट पता लग जाएगा कि ये छोटा ही बनेगा, तो वस्तु से छोटा है, वास्तविक है, उल्टा है और छोटा है। अब देखते बन कहां रहा है, ये मिले कहां पर है, तो आप कहेंगे ये एफ है और ये सी है, एफ और सी के बीच में कहीं पे भी बन रहा है, तो बनेंगे एफ व सी के बीच बनता है, एफ व सी के बीच बनता है। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इन प्रतिबिंब को बनाने के लिए इसका कंपास का यूज कीजिएगा, उसमें एक रेडियस भर के दर्पण बनाइएगा, जो रेडियस आपने भरी है वहां पर उसका सी लिखेगा, और जो उसका बिल्कुल मध्य बिंदु है, जो आपने आर्क लगा के मिरर बनाया है, उसके मध्य बिंदु को पी लिखेगा, सी और पी को मिलाते हुए मुख्य अक्ष बनाइएगा, और सी और पी के बिल्कुल मध्य में उसका फोकस बनाइएगा, क्योंकि एफ जो है, फोकस जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इस कारण से उसे हम आधा बनाना पड़ेगा। तो आपको बहुत सारी बातें जो है एक्यूरेटली अपने आप बिल्कुल सही बन जाएगी, आपको अलग से इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई प्रतिबिंब कैसा बनता है कैसा नहीं बनता। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट ये कंडीशन से लेके चलेंगे तो आरेख में भी बिल्कुल वही स्थिति बनकर स्पष्ट आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो तीसरी स्थिति देखिए, जब वस्तु सी पर स्थित हो, आप देख रहे हैं अब हम वस्तु को धीरे धीरे दर्पण की तरफ लेके चल रहे हैं। पहली कंडीशन में हमने अनंत पे रखा था, बहुत दूर, फिर हम सी और अनंत के बीच में ले आए, सी से परे का मतलब सी और अनंत के बीच में भी होता है, वहां ले आए वस्तु को। तीसरी कंडीशन में हम ले आए वस्तु सी पर हो, तो देखिए ये है सी, ये पी है और ये है एफ, ये वस्तु रखी है। हमने कहा इसे बताना है कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये सी है तो ये वस्तु को हमने ए और बी नाम दिया है। कितनी किरणें चलेंगी, कम से कम 2 किरणें हमें दिखानी है। मान लिया बिंदु बी से चली ये किरण, एक किरण है मुख्य अक्ष के समांतर, तो स्टूडेंट जो मुख्य अक्ष से समांतर है वो कहां से होकर जाएगी, आप कहेंगे सर वो एफ से होकर जाएगी, तो गई ये एफ से होकर। एक और किरण चलानी है, वो कहां से होकर जाएगी, देखो इस वाले चित्र में ये किरण एफ से ना दिखा के आप सी से भी दिखा सकते थे, अगर वो सी से जाती तो सी से ही वापस होती, तो कोई सी भी कंडीशन आप दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सी से आने वाली कंडीशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे एफ है, तो दूसरी किरण गई कहां से होकर, एफ से होकर जाएगी। तो भाई ये है एफ, और जो एफ से होकर जाती है वो क्या होता है, आप कहेंगे सर वो मुख्य अक्ष के
समांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक, ये एक किरण ये चली, ये एक किरण है नंबर 1, ये गई और ये वापस यहां से F से समांतर है तो फोकस से होकर जाएगी। ये दूसरी किरण चली, ये नंबर 2 किरण है बच्चों, ये चली और ये फोकस से होकर गई है तो मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और ये यहां पर मिलती प्रतीत होंगी, यानी ये बिंदु यहां पर दिखाई देगा, ये तीर यहां पर दिखाई देगा और ये तीर बिल्कुल नीचे ही होता है। ये कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा क्यों इंपोर्टेंट है। बहुत सारी बातें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जरा हमें देखनी है। तो यहीं पर प्रतिबिंब बन गया इसके नीचे। तो प्रतिबिंब कैसा है, पहले प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रतिबिंब कैसा है। आप कहेंगे जी प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब की पहली विशेषता है वास्तविक है, वास्तविक। दूसरा, वास्तविक है तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तीसरी कंडीशन क्या है, ये कंडीशन अगर आप एक्यूरेटली देखेंगे तो ये बिल्कुल वस्तु के बराबर बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी तीसरी कंडीशन है वस्तु के बराबर और चौथी कंडीशन आ जाएगी, कहां बन रहा है, आप कहेंगे वक्रता केंद्र पर ही बनता है, सी पर ही बनता है। ये जो है सी के ऊपर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु के बराबर है और वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। कंडीशन कैसे कैसे पूछी जा सकती है आपको घुमाने के लिए। भाई एक वस्तु दर्पण के, अवतल दर्पण के सम्मुख जहां पर रखी है वहीं उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो बताओ वस्तु कहां है। तो जहां पर अगर रखी है वहीं प्रतिबिंब बन रहा है तो इट मीन्स वस्तु वक्रता केंद्र पर है। ये पूछ ले कि जहां जितनी बड़ी वस्तु है प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बन रहा है, बताओ वस्तु कहां रखी है, तब भी आप कहेंगे वस्तु वक्रता केंद्र पर ही है। क्योंकि ये कंडीशन तो तभी लगती है, जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर स्थित हो, या अगर एक अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता एक है। आवर्धन क्षमता का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात है वो एक है। तो हम कहें यदि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता एक है तो बताइए वस्तु कहां रखी है। तो वस्तु कहां रखी है, आप कहेंगे वस्तु सी पर रखी है। और सी क्या होती है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र है। इज दैट क्लियर। तो ये स्थिति भी आपको समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे चौथी स्थिति को, जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो। चौथी कंडीशन में हम देखेंगे, मैंने बताया था धीरे धीरे वस्तु जो है दर्पण की तरफ चल रही है। अब वस्तु आ गई सी और एफ के बीच में, ये सी है, ये एफ है और इसके बीच में ये वस्तु आ गई। कहीं पर भी, बीच का मतलब बिल्कुल बीच नहीं होता है, कहीं पर भी रख बना दी, ये वस्तु आपने बना दी ए और ये बी। ये देखिए ये एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का वक्रता ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इन दोनों का आधा एफ है और सी और एफ के बीच में एक वस्तु आ गई ए बी। अब इसका प्रतिबिंब बनना है, प्रतिबिंब बनने के लिए दिखानी पड़ेगी हमने किरणें लेनी पड़ेगी, कम से कम कितनी, 2। तो हम बी से निकाल रहे हैं 2 किरणें। पहली किरण आई, हमने कहा ये मुख्य अक्ष के समांतर थी, ठीक है, मुख्य अक्ष से समांतर है तो कहां से होकर जाएगी, आप कहेंगे जी एफ से होकर जाएगी, ये गई एफ से होकर, ठीक। दूसरी किरण, हमने कहा दूसरी किरण एफ से अगर गई है तो क्योंकि यही रास्ता मिल रहा है हमें दर्पण के सामने जाने का, और ये क्या हो जाएगी, आप कहेंगे जी ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। ये पहली किरण, ये पहली किरण है, ये दूसरी किरण है। दूसरी किरण यहां से आई, यहां आई और ये यहां मिल रही हैं। और आप देखेंगे तो ये बिंदु यहां दिखाई दे रहा है तो उल्टा दिखाई देगा, यानी उल्टा इधर है बी डैश और ये है ए डैश। तो ये प्रतिबिंब बनने की स्थिति रहेगी। जो आपको कंडीशंस बताई थी उसी के अनुसार आप बनाएंगे तो प्रतिबिंब बिल्कुल सही बनेगा। मैं वही इस सारी के सारे आरेखों में वही कंडीशंस यूज कर रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं। वे जो 4 स्थितियां बनाई थी मैंने, उन्हीं को मैं लेकर चल रहा हूं आगे।
तो प्रतिबिंब की क्या विशेषता हुई? प्रतिबिंब कैसा है? आप कहेंगे जी प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब वास्तविक है। वास्तविक है तो उल्टा। अब ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, निश्चित रूप से वस्तु से बड़ा दिखाई दे रहा है, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और देखिए कहां बन रहा है भाई, ये सी है और ये सी से परे तो अनंत होता है, तो हम कहते हैं सी से परे बनता है, सी और अनंत के बीच बनता है। कहीं पे क्या है, सी से परे बनता है, परे बनता है। तो ये चार कंडीशंस जो है हमने अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की देखी है। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु सी से परे हो या सी के पीछे हो या सी और अनंत के बीच में हो, तीसरी स्थिति सी पर हो और चौथी स्थिति सी और एफ के बीच में हो। कंडीशंस वही लगाई हैं, प्रतिबिंब बनने की शर्तें वही है। किरणें वास्तव में मिलेंगी तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। मिलती प्रतीत होंगी, हालांकि मिलती प्रतीत का अभी तक कोई कंडीशन आई नहीं, अगर मिलती प्रतीत होंगी तो प्रतिबिंब बनता आभासी और सीधा। ठीक, इसके अलावा आकार में कैसा बन रहा है, ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि भाई वस्तु कहां रखी है। ठीक, और उसके पश्चात कहां बन रहा है, ये हम आरेख के द्वारा देख के बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है। तो आशा करता हूं ये चार स्थिति आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में हम दो स्थिति को, और क्या क्या स्थिति हो सकती है आप कहेंगे जी, अभी हमने पहले लिया था अनंत पर, फिर लिया अनंत और सी के बीच, फिर लिया सी पर, फिर लिया सी और एफ के बीच, फिर क्या स्थिति आ सकती है जी, एफ पर हो, और फिर कंडीशन क्या आ सकती है अगली, एफ और पी के बीच में हो। इसके बाद तो फिर सीधा दर्पण ही आ जाता है ना। तो दो कंडीशन और बची है हमारे पास, जब वस्तु फोकस पर हो और जब वस्तु सी और पी के बीच हो। ये कंडीशंस हम अगली वीडियो में देखेंगे। और अवतल दर्पण के द्वारा ये प्रतिबिंब बनने की 6 स्थिति के बाद उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति देखेंगे। और अगली वीडियो में हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोगों के बारे में भी जानेंगे। जब तक के लिए आप हमारी इन वीडियो को देखकर इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके अपना प्यार, अपना विश्वास हमारे बीच में बनाए रखेगा। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।